हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले कुछ वीडियो से हमारा अध्ययन मौर्य काल पे चल रहा था। ठीक है, इसी क्रम में हमने अशोक के धम्म नीति को समझा था और अगला वीडियो जो है वो है अशोक के शिलालेखों के बारे में। देखिए, अशोक के काल में ही प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जब देखते हैं तो अशोक के काल में ही भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा डेवलप हुई। ठीक है, तो अशोक के समय हमें जो अभिलेख प्राप्त होते हैं हम उसे 3 खंडों में मुख्य रूप से बांटकर देखते हैं। आप समझने का प्रयास करें। पहला जो खंड है वह है शिलालेख। शिलालेख, शिलाओं पे जो लेख लिखवाए गए। दूसरा खंड जो हम देखते हैं वह हम देखते हैं स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और तीसरा हम पाते हैं कि कुछ गुफाओं में भी अशोक के द्वारा लेख लिखवाए गए थे जिसे हम कहते हैं गुहा लेख। इनके अशोक के अभिलेखों को हम मुख्य रूप से 3 खंडों में बांटकर देखते हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेखों को भी 2 खंडों में बांटा गया है: वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि शिलालेख क्या होते थे। शिलालेख, ठीक है, तो शिलालेख अगर आप समझें तो शिलालेख कुछ नहीं, एक राज्यादेश थे। राज्यादेश थे किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अपनी प्रजा के लिए कुछ राज्यादेश जारी करवाए थे अशोक ने, जो हमें मुख्य रूप से 8 स्थानों से और नवीनतम खोज के अनुसार 10 स्थानों से हमें प्राप्त होती है। मैं इन सभी 10 स्थानों का चर्चा करूँगा। आप ये समझिए कि ये जो राज्यादेश थे, जैसे आज हमें कुछ ऑर्डर जारी करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पैम्पलेट निकालते हैं। उस पैम्पलेट पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम कुछ राज्यादेश लिख सकते हैं। तो अशोक ने क्या किया था, बड़े बड़े पत्थरों पे इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 14 राज्यादेश लिखवाए थे। तो ये एक पैम्पलेट पे 14 राज्यादेश क्या हो गया, एक शिलालेख। ठीक है, एक शिलालेख। ऐसे ऐसे हमें 10 स्थानों से मिलते हैं। सभी 10 में यही बातें हैं। ठीक है, 1-2 जो लेख हैं वो किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ऐसे ऐसे कितने स्थानों से मिले हैं, 10 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, हमें उसकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इतिहास तरंगिणी, वहीं से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अशोक के अभिलेख। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, अशोक वह प्रथम शासक था जिसने भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक के पहले की हमें अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। देखो, अशोक से पहले एक अभिलेख है शाहगौरा अभिलेख, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी पिछले वीडियोस में। शाहगौरा अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अभिलेख है, अशोक के पहले का अभिलेख है। और यह हमें मिलता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास ये हमें मिलता है, राप्ती नदी के किनारे। कहाँ मिलता है? राप्ती नदी के किनारे शाहगौरा अभिलेख मिलता है। ये ताम्रपत्र अभिलेख है शाहगौरा, तो ये अशोक के पहले का अभिलेख है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हमें महास्थान से एक अभिलेख मिलता है जिससे हम महास्थान अभिलेख कहते हैं। तो 2 अभिलेखों की चर्चा हमें मिलती है जो अशोक के पूर्व के अभिलेख हैं। तो ये आपको याद रखना है, शाहगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख जो अशोक के पूर्व के अभिलेख हैं। हालांकि अशोक वह पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की भारत में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अशोक के अभिलेखों की प्रथम खोज स्टीफन थलर ने 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के रूप में की थी। यह पहले मेरठ में हुआ करता था स्तंभ लेख, जिसे दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थानांतरित करवाया गया था। इसी दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज स्टीफन थलर ने की थी 1750 ईस्वी में। इसके पश्चात 1837 में एक विद्वान हुए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। अभी हम चर्चा करेंगे कि किन लिपियों का प्रयोग हुआ था अशोक के अभिलेखों में, किस भाषा का। आप यहाँ पे समझें कि मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ था अशोक के अभिलेखों में। तो मुख्य रूप से जो भारतीय प्रांत थे
उत्तर भारत का या पूर्वी भारत का जो क्षेत्र था वहाँ ब्राह्मी लिपि बोली जाती, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि के रूप में ही अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया, लेकिन इनसे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक यह हुआ कि इन्होंने देवानम पिये को श्रीलंका के शासक तीस के रूप में पहचान कर दिया। देखो, जो श्रीलंका का शासक था तीस, इसने भी देवानम पिये की उपाधि धारण की थी। ऐसे बहुत शासक हुए हैं अशोक के समकालीन जिन्होंने देवानम पिये की उपाधि धारण की थी, उसमें से एक श्रीलंका का शासक था तीस। इसी कारण से जेम्स प्रिंसेप कंफ्यूज होकर उन्होंने देवानम पिये नाम को तीस के नाम से जोड़ दिया। यहाँ वो मिस्टेक कर गए थे जेम्स प्रिंसेप। हालांकि जेम्स प्रिंसेप को श्रेय दिया जाता है ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन का, पढ़ने का, पहचान करने का। आगे देखें तो सिंगली बौद्ध साहित्य दीपवंश के आधार पर प्रियदर्शी या प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से जॉर्ज टर्नर ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सिंहली बौद्ध साहित्य दीपवंश के आधार पर प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से किसने की थी? तो जॉर्ज टर्नर ने की थी। जॉर्ज टर्नर महोदय ने प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से की थी। ठीक है, इसके पश्चात ये हम अभी परिचय देख रहे हैं, हम अभी मुख्य रूप से इस टॉपिक पे आएंगे, इसके अभिलेखों की हम चर्चा करेंगे। मास्की अभिलेख है जहाँ से हमें लघु शिलालेख मिलता है, लघु अभिलेख मिलता है। मास्की अभिलेख वह अभिलेख है जहाँ से हमें अशोक के नाम मिलता है, अशोक के रूप में। लगभग सभी जगह से हमें देवानाम पिये की उपाधि के रूप में ही उसका नाम मिलता है, लेकिन मास्की वह जगह है जहाँ से हमें उसका नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा भी जगह है, मास्की है, नेत्तूर है, उडेगोलम है। ठीक है, तो इस अन्य जगहों से भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, लेकिन वो प्रथम अभिलेख था जहाँ से हमें इसका नाम मिला अशोक, वह था मास्की। और इसकी खोज की गई थी बीडल महोदय के द्वारा 1915 में। तो ये भी आपको याद रखना कि मास्की अभिलेख की खोज किसने की थी? बीडल महोदय 1915 में इसकी खोज की गई थी, जहाँ हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। डी.आर. भंडारकर महोदय ने तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा था। तो वह व्यक्ति कौन है जिसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर पूरा अशोक का इतिहास लिख डाला? वह थे डी.आर. भंडारकर साहब। तो ये हमने देखा अशोक के अभिलेखों की परिचय। थोड़े से तथ्य और हैं इसके संबंध में, उसे भी देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों के में जो प्रयुक्त लिपियां हैं वह 4 लिपियां हैं: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमेइक लिपि। इन लिपियों की चर्चा हमने पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इसकी चर्चा की थी, इन लिपियों की। और अशोक के अभिलेखों में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह है प्राकृत भाषा। हमने प्राकृत भाषा को भी विस्तार से समझा था कि प्राकृत भाषा किसे कहते हैं। देखो, ये नेचुरल भाषा होती है जो क्षेत्र विशेष पर डिपेंड करती है। तो अशोक के अभिलेखों में जिस प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था उसे कहते हैं अर्धमगधी। देखो, प्राकृत भाषा की कुछ शाखाएं हैं, जैसे पैशाची है, सौरसेनी है, या फिर आप और भी भाषाएं मगधी हैं, उसी में एक भाषा है अर्धमगधी। ठीक है, तो जो प्राकृत भाषा अशोक के अभिलेखों में इस्तेमाल हुई थी वह थी अर्धमगधी या प्राकृत भाषा। और 4 लिपियों का प्रयोग हुआ था, वह था ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमेइक लिपि। ये 4 लिपियां थीं। ठीक है, नोट में लिखेंगे कि सभी स्तंभ लेखों व गुहा लेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। ये बाकी की जो 3 लिपियां हैं इनका प्रयोग किस किस अभिलेख में हुआ है हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ब्राह्मी लिपि ऐसी लिपि थी जो सभी स्तंभ लेखों और गुहा लेखों में देखने को मिलती है। तो जितने भी स्तंभ लेखों की चर्चा हम आगे करेंगे या गुहा लेखों की चर्चा करेंगे उनमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं अशोक ने जब अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया तो उनकी प्राचीनता का क्रम क्या था। सबसे पहले अशोक ने लघु शिलालेखों की रचना करवाई थी, उसके बाद वृहद शिलालेख और उसके बाद स्तंभ लेख। ठीक है, इसी क्रम में याद रखना, लघु, वृहद और स्तंभ। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी 2 ऐसे साइट हैं जहाँ से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। लंगमान से हमें 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं और तक्षशिला से 1। लंगमान और तक्षशिला से प्राप्त अभिलेखों में अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं जिनमें 2 लिपियां एक साथ प्रयोग की गई हैं, जिसे हम द्विभाषिक लिपि कहते हैं। द्विभाषिक लिपि अभिलेख, पहला है शर-ए-कुना अभिलेख जो गांधार से प्राप्त होता है। इसमें ग्रीक और अरामाइक लिपि दोनों का प्रयोग हुआ है।
सर ए कूना अभिलेख का सर्वप्रथम प्रकाशन उम्बर्टो सीरेटो के द्वारा किया गया था ईस्ट एंड वेस्ट पत्रिका में। ये याद रखना है, ये पूछा हुआ सवाल है लेक्चरशिप के एग्जाम में कि सर ए कूना जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है, इसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, ग्रीक और अरामाइक, और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन उम्बर्टो सीरेटो ने ईस्ट एंड वेस्ट पत्रिका में कराया था। और दूसरा द्विभाषिक अभिलेख है पुल ए द्रुत, जिसमें प्राकृत और अरामाइक दो लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दो हमें ऐसे मिलते हैं अभिलेख जो द्विभाषिक लिपि अभिलेख हैं, सर ए कूना और पुले द्रुत। ठीक है, खरोष्टी लिपि के बारे में कहा जाता है कि यह अरामाइक लिपि से इसका उद्भव हुआ है। तो खरोष्टी लिपि अरामाइक लिपि से ही उद्भव इसका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को हम 3 खंडों में बांट के देखते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख को 2 खंडों में पुनः बांटा जाता है, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। देखिए, वृहद शिलालेख जो है वो 8 या 10 स्थानों से प्राप्त होते हैं और लघु शिलालेख 13 स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लघु शिलालेख से सवाल सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, वृहद शिलालेख से मुख्य रूप से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे वृहद शिलालेख को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वह कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से हमें वृहद शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो इनको इसी क्रम में आपको याद रखना है, इसी क्रम में आपको नोट भी करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी पेशावर ज़िले में यह हमें मिलता है, शहबाजगढ़ी, यह वर्तमान पाकिस्तान में है। और दूसरा है मानसेहरा, और ये मिलता है हजारा ज़िला, यह भी वर्तमान पाकिस्तान में ही है। आपको याद रखना है कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों वर्तमान पाकिस्तान में है और दोनों की लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी लिपि है। शहबाजगढ़ी की खोज जनरल कोट ने 1836 में की थी, वहीं मानसेहरा की खोज कनिंघम महोदय ने 1889 में की थी। अगला है गिरनार अभिलेख। यह गुजरात में प्राप्त होता है, गिरनार अभिलेख। इसकी खोज कर्नल टोड के द्वारा की गई थी 1822 में, और वर्तमान में इन सभी अभिलेखों में जिसकी स्थिति सबसे बढ़िया है, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, वह है गिरनार अभिलेख। यह सर्वाधिक सुरक्षित अभिलेख है जिसकी खोज कर्नल टोड ने की थी, और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गुजरात से। गिरनार अभिलेख वह अभिलेख है जो 2 खंडों में बटा हुआ है। ऐसे ये पत्थर है जिस पे ये अभिलेख लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे। इसमें आप देखेंगे तो बीच में एक दरार है, लाइन खींची हुई है, तो आपको दिखेगा, सवाल पूछता है यहाँ से कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जो 2 खंडों में बटा हुआ है। तो गिरनार अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त होता है, जो 2 खंडों में बटा हुआ है। 2 अभिलेख हैं जो हमें उड़ीसा से प्राप्त होते हैं, उनका नाम क्या है, धौली और जौगढ़। इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, क्योंकि कलिंग युद्ध भी उड़ीसा में ही देखने को मिला था। तो याद रखना है कि धौली और जौगढ़ हमें उड़ीसा से प्राप्त वृहद शिलालेख हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। धौली हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उड़ीसा के पूरी जिला से, और जौगढ़ हमें प्राप्त होता है गंजाम जिला से। ठीक है, धौली के अभिलेख को किट्टो ने खोजा था 1837 में, वहीं उड़ीसा में गंजाम जिले में जौगढ़ के अभिलेख को वाल्टर इलियट ने खोजा था 1850 में। तो धौली खोजा था किट्टो ने और जौगढ़ खोजा था वाल्टर इलियट ने। ठीक है, छठा है कालसी। कालसी देहरादून में है, देहरादून से प्राप्त होता है ये, और इसकी खोज की थी फॉरेस्ट ने 1860 में। ये कालसी अभिलेख यमुना और टोंस नदी के संगम पे देखने को मिलता है, कालसी अभिलेख। 7वां है सोपारा। सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से सोपारा शिलालेख देखने को मिलता है और इसकी खोज की थी भगवान लाल ने। ये मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो स्थान मिलाने को आता है या फिर खोजकर्ता के नाम को मिलाने को आता है। तो शहबाजगढ़ी मानसेहरा दोनों पाकिस्तान में हैं, खरोष्टी लिपि में। शहबाजगढ़ी का खोज किया था जनरल कोट ने, मानसेहरा का कनिंघम ने, गिरनार का खोज किया था कर्नल टोड ने, धौली किट्टो ने, जौगढ़ वाल्टर इलियट ने। इसी प्रकार कालसी का फॉरेस्ट ने, सोपारा का भगवान लाल ने। 8वां है एरगुड्डी, जो आंध्र प्रदेश से मिलता है। एरगुड्डी से हमें लघु शिलालेख भी मिलते हैं, वृहद शिलालेख भी मिलते हैं। और 9वां है कंधार। कंधार यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र से हमें यह देखने को मिलता है, कंधार में वृहद शिलालेख। ठीक है, और इसकी जो भाषा है, जो लिपि है, वो है ग्रीक लिपि। 10वां है सन्नाती। नवीनतम खोज जो हुए हैं कंधार और सन्नाती। सन्नाती का है कर्नाटक में, ठीक है, गुलबर्ग में, कर्नाटक के गुलबर्ग से प्राप्त होते हैं। तो ये थे 10 स्थानों से प्राप्त वृहद शिलालेख। ठीक है,
इसको इसी प्रकार से आपको याद करना है। आइए इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए मैप है एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के अभिलेख। जितने भी आपको ब्लैक कलर में स्क्वायर शेप्ड जो बॉक्स दिख रहा है वो है वृहत शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स। जितने वाइट कलर में आपको दिख रहे हैं स्क्वायर शेप, ये हैं लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट्स। और जितने ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में, वो क्या है, ये हैं पिलर एडिक्ट्स, यानी कि स्तंभ लेख। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ब्लैक वाले स्क्वायर शेप्ड रॉक एडिक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं, उत्तर से शुरू करते हैं। पहला है मानसेहरा, दूसरा है शहबाजगढ़ी, तीसरा है कंधार, चौथा है कालसी। फिर हमें देखने को मिलता है धौली और जौगड़ उड़ीसा के क्षेत्र में। फिर हमें देखने को मिलता है येर्रागुड्डी कर्नाटक के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, ये आंध्रा होना चाहिए या फिर मैप में गलती दिया है, येर्रागुड्डी चेक कर लेना है। ये सन्नाती है और ये है सोपारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गिरनार है गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कितने हो गए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जगहों से हमें देखने को मिलते हैं वृहत शिलालेख, वृहत शिलालेख। ठीक है, अशोक के वृहत शिलालेख। आगे देखते हैं, नोट में मेंशन करना है धौली और जौगड़ से, धौली और जौगड़ से हमें 11वां 12वां और 13वां लेख नहीं मिलता है। ध्यान देना, जब हम पढ़ेंगे कि इन सभी अभिलेखों में क्या लिखा गया था, 1 से लेकर 14 जो शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी लेखों में क्या लिखा गया था, हम उसको अभी विस्तार से समझेंगे। आपको याद ये रखना है कि 13 नंबर का, 11 नंबर का और 12 नंबर का जो लेख है वो हमें धौली और जौगड़ से नहीं मिलता है, यानी कि उड़ीसा यानी कलिंग युद्ध का जो क्षेत्र है वहाँ से हमें ये अभिलेख देखने को नहीं मिलते हैं। देखो 13वां जो लेख है, इसी में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई थी, और कलिंग युद्ध की चर्चा जिस लेख में की गई है वही लेख हमें कलिंग से देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उड़ीसा में ही ये 13वां लेख नहीं लिखवाया था अशोक ने। ठीक है, बल्कि इस जगह कलिंग के प्रजा के लिए उसने 2 अन्य लेख लिखवाए हैं, और इसी कारण धौली और जौगड़ के अभिलेख को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है किसे, धौली और जौगड़ के अभिलेखों को। तो वहाँ जो वृहत शिलालेख लिखवाए गए थे अशोक के द्वारा, उन अभिलेखों में 11 नंबर का, 12 नंबर का और 13 नंबर का लेख नहीं मिलता है। 13 नंबर के लेख में अशोक ने क्या लिखवाया था, कलिंग युद्ध के विषय में, कि मैंने कलिंग युद्ध किया था, वहाँ पे 1.5 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। ठीक है, तो ये हमें धौली और जौगड़ से प्राप्त अभिलेखों में इसकी चर्चा नहीं मिलती है। बाकी अन्य जगहों पे जो 8 अन्य स्थान हैं वृहत शिलालेख के, वहाँ उसकी चर्चा मिलती है 13वें अभिलेख के रूप में, 13वें शिलालेख के रूप में। ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं अशोक के महत्वपूर्ण लेख। इन जो पैम्पलेट पे जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, 14 अभिलेख, उन अभिलेखों में अशोक ने क्या लिखवाया था, हम उसको एक एक करके समझेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको वहीं पे एनोटेट कर दूंगा। अशोक के महत्वपूर्ण लेख, 14 शिलालेख हमें देखना है। पहला जो लेख था उसमें किसकी चर्चा की गई है, इसमें अशोक ने पशुवध निषेध की चर्चा की है कि अब पशुओं को नहीं मारना है। देखो पहले बहुत सारे पशु मारे जाते थे, लेकिन अशोक कहता है कि अब केवल 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं, और जिसे भविष्य में यह भी बंद कर दिया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि मैं ये गलत कार्य करता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भविष्य में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दूंगा। तो वैसे ही अशोक यहाँ पे कहता है कि पहले बावर्ची खाने में इतने सारे मोर, इतने सारे हिरण मारे जाते थे, लेकिन अब केवल 2 मोर और 1 हिरण मारे जाने की अनुमति है, भविष्य में मैं इसे भी बंद करवा दूंगा। पशुवध निषेध मिलता है पहले लेख में। नोट में मेंशन करना है कि 5वें वृहत स्तंभ लेख में संरक्षित पशुओं की सूची दी है अशोक ने, लेकिन उस 5वें स्तंभ लेख में जो संरक्षित पशु की सूची है उसमें मोर, हिरण और गाय उल्लेखित नहीं है, यानी कि मोर, हिरण और गाय मारे जाते थे उस समय। ठीक है, मोर और हिरण तो मारे जाते ही थे, साथ ही गाय भी मारे जाते थे। ये 5वें वृहत स्तंभ लेख में हमें मिलता है। तो सवाल पूछता है कि संरक्षित पशु की सूची हमें कहाँ से प्राप्त होती है, 5वें वृहत स्तंभ लेख से। अब देखते हैं दूसरा लेख जो अशोक ने वृहत शिलालेखों पे लिखवाया था।
दूसरे लेख में हमें दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ध्यान देना है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। सत्यपुत्र की पहचान नहीं हुई है, केरल पुत्र की। चोल और पांड्य तो पहचाने जा चुके हैं। तो दूसरे लेख में हमें दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। दूसरे लेख में ही 2 विदेशी शासक, श्रीलंका के शासक और सीरिया के शासक अंतियोकस का उल्लेख मिलता है दूसरे लेख में। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपने देख लिया। पहला लेख क्या था? पशुवध निषेध था। दूसरे में था दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य और सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र का चर्चा। तीसरे लेख में अशोक ने 3 धम्म महामात्रों की उल्लेख की थी। ऐसे पदाधिकारी थे जो धम्म प्रचार के लिए जाते थे। युक्तक, प्रादेशिक और राजयुग। ग्रामीण स्तर पे राजयुग जाते थे, प्रादेशिक स्तर पे प्रादेशिक और जिला स्तर पे युक्तक, प्रांत स्तर पे युक्तक। तो 3 प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है लेख तीसरे में, युक्तक, प्रादेशिक और राजयुग। चौथे लेख में अशोक भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की चर्चा करता है कि भेरी घोष ना अपनाकर अब धम्म घोष अपनाया जाएगा, यानी कि युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाने की बात करता है अभिलेख 4 में। लेख 5वां महत्वपूर्ण है। इसमें राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र के नियुक्ति की चर्चा करता है अशोक, कि मैं अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता हूँ। लेख 5वें में इसकी चर्चा करता है। अगला लेख है लेख नंबर 6। इसमें वह प्रतिवेदकों की नियुक्ति की बात करता है। अशोक कहता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बागवान में टहल रहा हूँ, हर पल मुझे मेरे प्रजा के हाल से परिचित रखने का कार्य करेंगे कौन? प्रतिवेदक। ठीक है, लेख नंबर 6 में प्रतिवेदकों की चर्चा करता है। अशोक प्रतिवेदकों से कहता है कि मैं यदि खा भी रहा हूँ, सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ, बाहर टहलने गया हूँ बगीचे में, उस वक्त भी मुझे आप मेरे प्रजा के हर हाल से मुझे परिचित रखेंगे, आगे पल पल की खबर मुझे देते रहेंगे। तो प्रतिवेदकों की नियुक्ति की चर्चा की गई है लेख नंबर 6 में। 7वां लेख है जिसमें धम्म का स्वरूप और सहिष्णुता पे बल दिया गया है। देखो, सहिष्णुता पे बल लेख नंबर 7 और लेख नंबर 12 दोनों में दिया गया है। सवाल पूछता है कि धम्म की सार वृद्धि का कहाँ उल्लेख मिलता है, धम्म की सार वृद्धि पे बल, तो उसका जवाब देना है आपको 12वां लेख। हालांकि यहाँ भी 7 नंबर पे भी सहिष्णुता पे बल दिया गया है और मुख्य रूप से उसकी चर्चा की गई है लेख नंबर 12 में। लेख नंबर 8 में विहार यात्रा के बजाय धम्म यात्रा, यानी कि विहार यात्रा पे रोक लगा दी गई थी। लेख नंबर 8 में उसकी चर्चा मिलती है। लेख नंबर 8 पर अशोक कहता है कि अब विहार यात्रा को बंद कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है, इसके जगह पे अब लोग धम्म यात्रा करेंगे। ठीक है, लेख नंबर 9 सम्राट अशोक के धम्म मंगलों पर प्रकाश डालता है। सम्राट अशोक के लेख नंबर 9 सम्राट अशोक के द्वारा धम्म मंगलों पे प्रकाश डालता है और धम्म मंगल तथा निरर्थक मंगल में भेद उत्पन्न करते हुए यह प्रलोभन देता है कि धम्म मंगलों के आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धम्म मंगल वह व्यक्ति जो धम्म के राह पे चलेंगे, ठीक है, जो अशोक के बताए हुए धम्म के मार्ग पे चलेंगे वह धम्म मंगल कहलाएंगे, और जो धम्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे वो निरर्थक मंगल कहलाएंगे। और धम्म मंगलों को वह कहता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेख नंबर 10 में क्या कहता है अशोक? यहाँ पे धम्म की श्रेष्ठता पर बल देता है, धम्म की श्रेष्ठता पे बल दिया गया है। लेख नंबर 11 में कहता है कि एक प्रकार से 11 जो है वो 10वें के समान है, और यहाँ पे भी धम्म की श्रेष्ठता पर ही बल दिया गया है, साथ ही नैतिकता पर भी बल दिया गया है 10 और 11। 12 में सभी धर्मों की सार वृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता पे बल, आय कारण दूसरे किसी भी धर्म की निंदा न करने को कहा है अभिलेख 12 में। ठीक है, और 13वां लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। यहाँ कहा गया है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए, 600 कोटि योजन यानी कि 1400 मील तक धम्म विजय की चर्चा की गई है लेख नंबर 13 में। ठीक है, इसी अभिलेख में सीमावर्ती राज्य
चोल तथा पांड्यों पर भी धम्म विजय की चर्चा की गई है लेख 13 में। और साथ ही इसी अभिलेख में हमें कुछ विदेशी शासकों की चर्चा मिलती है लेख 13 में, जैसे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था, मगस जो सैरीन का शासक था, अलिक सुंदर जो एपिरस का शासक था, और अंतियोकस जो सीरिया का शासक था, और श्रीलंका। जैसे इन विभिन्न क्षेत्रों में अशोक ने जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और जो धम्म यात्रा प्रारंभ की थी, इन सभी राज्यों पे उसका प्रभाव था, इसकी चर्चा मिलती है लेख 13 में। इसी शिलालेख में वह आटविक जातियों यानी कि जंगली जातियों को संतुष्ट करते हुए कहता है कि अगर आप धम्म आचरण करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। तो जंगली जाति या आटविक प्रदेशों में भी अशोक ने धम्म प्रचार करने की बात की थी। तो ये थे अशोक के 13 अभिलेख। 14 अभिलेख में कहता है कि अगर लिपिकार से या किसी भी कारण से जो त्रुटि हो गई है उसके लिए वह आगे अन्य अभिलेख लिखवाएगा भविष्य में भी अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये 14 अभिलेख थे अशोक के जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, आपको इसका अच्छा सा नोट्स बनाना है, आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।